नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मुंगेरी लाल जीएस के प्लेटफॉर्म पर। CUET PG 2024 की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है और उसी निमित्त हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। DU, BHU, JNU और JMI इन चारों विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन हम करेंगे और आपको इस मूल्यांकन के बाद तैयारी की सही दिशा प्राप्त होगी। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं वर्ष 2016 DUET एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था MA हिंदी के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रवेश परीक्षा है 2016, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय MA हिंदी। देखिए, हम लेयर वाइज चलेंगे। आप जब 2016 से 20 के प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे तो वो सामान्यतः फाउंडेशन के क्वेश्चन है, मतलब आप प्रश्नों का स्तर में बढ़ोतरी हो गई है प्रश्नों के स्तर में, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि आपको फाउंडेशन भी मजबूत करना है और एक लेयर ऊपर बढ़ना है। तो सीढ़ी पर हम, मतलब जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे काम करेंगे। पहले हम फाउंडेशन बना लेंगे अपना और फिर धीरे धीरे प्रश्नों के स्तर को क्या करेंगे, जैसे हमारी तैयारी मजबूत होगी प्रश्नों के स्तर को हम बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। और विकल्प दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो रीति काव्य की भूमिका के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों की अगर चर्चा कर लें, डॉक्टर नगेंद्र, देखिए ये जो प्रश्न है वो हिंदी आलोचना टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है। और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो उनके आलोचना ग्रंथों के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, उनके आलोचना ग्रंथों में सबसे पहला तो जो आपके प्रश्न में आया है, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका, ठीक है। दूसरा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण है वो है रस सिद्धांत। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रस सिद्धांत के लिए ही डॉक्टर नगेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, दूसरी जो आलोचनात्मक कृति है वो क्या है? रस सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अन्य आलोचना ग्रंथों की बात करें तो साहित्य का समाजशास्त्र, साहित्य का समाजशास्त्र के बाद चौथे नंबर पर बात करें भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। ये सब इनके आलोचना ग्रंथ हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। देखिए, नेक्स्ट क्या है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। और हम ग्रंथों की बात करें तो विचार और विवेचन, ठीक है। देखिए, छठा क्या कह सकते हैं? विचार और विवेचन। विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति। और क्या है? विचार और विश्लेषण, ठीक है। ये सब नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न पूछा गया है आयोग के माध्यम से, उसमें जो कमी, ये जो प्रश्न और अगले वर्ष क्या आ सकता है। तो प्रश्न में टॉपिक बताया आपको आलोचना से है, और आलोचना में जो नगेंद्र के जो आलोचना ग्रंथ हैं उन सब का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप
रिवीजन में आपको ये काम आएगा। जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे और जब आप रिवीजन करेंगे, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो मैं तथ्य ये बता रहा हूँ कि क्या आपको ये याद है, और अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे बार बार, ठीक है। तो आपको एक सही दिशा प्राप्त होगी। तो विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विचार और विश्लेषण, ठीक है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, ठीक है, यह भी इनका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। साकेत एक अध्ययन। और एक बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कामायनी के अध्ययन की समस्या, इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। कामायनी के अध्ययन की समस्या, कामायनी के अध्ययन की समस्या, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है कौन कौन, ये तो एक हो गया कामायनी के अध्ययन की समस्या, और दूसरा ये भी पूछा गया है रस सिद्धांत, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद रीति काव्य की भूमिका तो आपको पूछा ही गया है, और ये भी साहित्य का समाजशास्त्र, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न था कि रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो क्या हो गए, डॉक्टर नगेंद्र। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। देखिए आपको क्या क्या करना है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। देखिए ये प्रश्न आया है आलोचना से, ठीक है। ये प्रश्न आलोचना से आया है, मैंने टैकल कर लिया कि मुझे एक टॉपिक मिल गया कि आलोचना मुझे तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं उनकी जो आलोचना ग्रंथ है वो हमको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए ये जो है ये भारतेंदु मंडल से प्रश्न है, नहीं भारतेंदु युग, ठीक है। ये प्रश्न किस टॉपिक से आया है, तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग से आया है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। बड़े बेसिक प्रश्न है, क्योंकि 2016 के हैं। अभी जो प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्नों का स्तर बहुत बढ़ा है, लेकिन जब तक आपका फाउंडेशन यानी आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप उच्च स्तर के प्रश्नों को सीधे सीधे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक सवाल पहले करने होंगे, और बेसिक सवाल करने के लिए एक समय देना पड़ता है, लगभग 1 महीने का समय आपको बेसिक्स तैयार करने होंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बेसिक सवाल है, वो सब आपको बनाना होगा। उसके बाद आप एक लेवल डायरेक्ट आप जो है 5वें 6ठे लेवल पर के प्रश्न नहीं बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूजीसी नेट के प्रश्नों को बनाने जाएंगे तो आपको क्या होगा, बहुत हताशा हाथ लगेगी, ठीक है। इसलिए क्या करना है, निराश नहीं होना है और धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, ठीक है। और विकल्प दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और प्रेमचंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अब देखिए भारतेंदु मंडल की बात आई तो हम भारतेंदु मंडल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु मंडल किनको किनको याद आ रहा है भारतेंदु मंडल के कवि के बारे में, कौन कौन से इसमें लेखक शामिल हैं भारतेंदु मंडल में। तो देखिए सबसे पहले हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। उसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, नाम याद रखेंगे, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा, आप रिवीजन करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं, और अगर आपको सुविधा हो तो आप 2x पे भी देख सकते हैं। तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका फैक्ट्स का, और आप प्रीवियस ईयर से जब गो थ्रू करेंगे ना तो आपको सही दिशा प्राप्त होगी। मेरे इस श्रृंखला का यही उद्देश्य है कि आप सही दिशा में तैयारी करें, इधर उधर ना भटके, कुछ जो मूलभूत पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करें और अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करिए, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर से आप यहाँ देखिए, आपको सही दिशा प्राप्त होगी, ठीक है। तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन शामिल हैं, बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम आता है, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। अच्छा, अंबिका दत्त व्यास, आपने नाम सुना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको सारे नाम याद थे। अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। और
और अगर बात करें भारतेंदु मंडल में तो राधा कृष्ण दास, ये सब महत्वपूर्ण लेखक हैं जो भारतेंदु मंडल में आते हैं और कभी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। ठीक है, तो आप स्पष्ट तौर से उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा दूसरा प्रश्न, देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी गद्य रचना है। ठीक है, सबसे पहले तो शिव शंभू के चिट्ठे और विकल्प दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट और सरदार पूरन सिंह। देखिए सबसे पहले तो शिव शंभू के चिट्ठे कौन सी विधा है, तो ये निबंध विधा है। कौन सी विधा है, निबंध है ये। ठीक है, परीक्षाओं में विधा से ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी विधा है। तो देखिए पहला प्रश्न था आलोचना से, दूसरा है निबंध से, ठीक है, तीसरा ये भारतेंदु युग से था। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये बाल मुकुंद गुप्त की निबंधात्मक कृति है। ठीक है, अन्य विकल्पों पर अगर गौर करें अन्य पर, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कौन सा है, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद, नहीं तो मैं एक दूसरे पेज में ही लिखता हूं। देखिए यहाँ बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध हैं, ये दो निबंध इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे है, और दूसरा क्या है, चिट्ठे और खत। एक और इनकी निबंधात्मक कृति है जो याद रखेंगे, चिट्ठे और खत। ठीक है, अब देखिए अगला विकल्प क्या है, अगला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ देखिए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा जाता है, इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, हिंदी का स्टील कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण निबंधात्मक कृति है, वैसे तो बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं, लेकिन साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये इनकी निबंधात्मक कृति है। क्या है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, जन समूह के हृदय का विकास है, ये निबंध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये निबंध है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उसके बाद जो अगला नाम आया था, किनका आया था, प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आप जानिए कि जैसे बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा गया, हिंदी का स्टील कहा गया, उस तरह हिंदी का एडिशन कहा जाता है किसको, प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है, हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन कहा जाता है इनको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनके कुछ अगर ललित निबंध की बात करें, इनके द्वारा लिखित ललित निबंध, तो इनके द्वारा जो लिखित ललित निबंध है उसमें से है भौं। ठीक है, भौं। ठीक है, दूसरा है पेट, देखिए पेट, आप, बात, इस, ये सब इनके निबंध हैं। क्या है, तीसरा आप, तीसरा है, देखिए चौथा क्या है, चौथा देखिए आप बात। ठीक है, ये सब इनके ललित निबंध हैं। द, त, ये सब इनके क्या हैं, ललित निबंध हैं। उसके बाद देखिए इनके अगर सामाजिक निबंधों की बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की, अगर आप सामाजिक निबंध की बात करेंगे, ठीक है, तो स्त्री एक सामाजिक इनका निबंध है, एक सामाजिक निबंध है नारी। ठीक है, एक और सामाजिक निबंध है प्रताप नारायण मिश्र की जुआ। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। ठीक है, और अगले जो हमारे अगला जो विकल्प था वो था सरदार पूरन सिंह, और सरदार पूरन सिंह की जो निबंधात्मक कृति आप याद रखेंगे, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ये दो निबंध है सरदार पूरन सिंह की। क्या क्या है, देखिए आचरण की सभ्यता, आचरण
की सभ्यता, और दूसरा क्या है, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, मजदूरी और प्रेम, ये दोनों कृति है सरदार पूरन सिंह की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिए इन्हीं के नाम से क्या है, द्विवेदी युग है। आप याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका से संबद्ध थे। हमारा प्रश्न है कि किस पत्रिका संबद्ध थे। विकल्प दिया गया है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती और माधुरी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका से संबद्ध थे। सरस्वती पत्रिका का कार्यभार इन्होंने 1903 में संभाला और दिसंबर 1920 तक इसी पद पर रहे, और हिंदी गद्य को एक उत्कर्ष पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया सरस्वती के माध्यम से। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका संबंधित है, सरस्वती पत्रिका से संबंधित है। आप जानते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये किस टॉपिक से है, ये हिंदी पत्रकारिता टॉपिक से सवाल है। किस टॉपिक से है, हिंदी पत्रकारिता। अच्छा, पत्रकारिता की बात करते हैं तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो क्या है, उद्दंत मार्तंड। क्या नाम है, हिंदी की जो पहली पत्रिका है वह है उद्दंत मार्तंड, नाम याद रखेंगे, उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ये जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, समाचार पत्र। अच्छा, इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ठीक है, यही पूछा जाता है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, संपादक थे पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। और इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से होता था। ठीक है, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। और 30 मई 1826, डेट याद रखेंगे, 30 मई 1826 को। और इसी ये जो पत्र छपा हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई को, इसी कारण क्या करते हैं कि 30 मई को ही हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, 30 मई को। ठीक है, क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अब देखिए अगला विकल्प क्या है हमारा, तो विकल्प हमारा क्या था, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के बारे में जानिए कि ये पत्रिका, इस पत्रिका का प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ, यहाँ सरस्वती में लिख रहा हूँ, सरस्वती। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे उनका नाम था चिंतामणि घोष। तो इसका समय मैंने बता दिया आपको, 1900 ईस्वी। ठीक है, और इसके जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे, चिंतामणि घोष। ठीक है, और ये कहाँ प्रकाशित हुई, काशी में। ठीक है, काशी में इसका प्रकाशन हुआ। और सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 से 1920 तक संभाला। दिसंबर 1920 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, और ये देखिए कवि वचन सुधा है, तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं में कौन कौन शामिल है, कवि वचन सुधा हो गया, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये तीन नाम याद रखेंगे, कौन कौन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा, बाला बोधनी। ये बाला बोधनी जो है ये महिलाओं और नारियों को केंद्र में रखकर यह पत्रिका लिखी जा रही थी, बाला बोधनी। और एक नाम मैंने और आपको बताया, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये तीनों पत्रिका किसके के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद है माधुरी, और माधुरी के संपादक कौन है, दुलारे लाल भार्गव। आप याद रखेंगे, यह प्रश्न किस टॉपिक से था, हमारा पत्रकारिता से था। आज के डिस्कशन का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम 5-5 प्रश्नों का ही विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे।
इसमें समय लगेगा लेकिन आपको दिशा अच्छी प्राप्त होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ बताया गया है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। बहुत सुप्रसिद्ध कृति है नाट्य कृति अंधेर नगरी, और विकल्प दिए गए हैं गोपाल चंद्र, लक्ष्मण सिंह, विश्वनाथ सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो इनके मौलिक नाटक हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, ठीक है, तो मौलिक नाटक में सबसे पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा न भवति। और अगर इसका नाट्य प्रकार पूछा जाए तो एक प्रहसन है। ये क्या है, एक प्रहसन है। चूंकि प्रश्नों का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो आपको छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अन्य नाटकों की बात करें तो विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम ये भारतेंदु का ही नाटक है और ये कैसा है, भाण है। 1880 में, ठीक है, 1880 में इनकी एक सबसे सुप्रसिद्ध नाटक प्रकाशित हुई, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा, और इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 1880, और इसको नाट्य रासक और लास्य रूपक कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, नाट्य रासक और लास्य रूपक परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, नाट्य रासक और लास्य रूपक कहा जाता है। और एक तो हमारे एग्जाम में आया ही है अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। अंधेर नगरी, आपको वो लाइन याद आ रहा होगा कि रो बहू मिलके आ बहू सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए। ठीक है, भारत दुर्दशा की पंक्ति है। तो अंधेरी नगरी जो है 1881 में प्रकाशित हुई, और ये भी क्या है, प्रहसन है। ये भी क्या है, प्रहसन है। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ महत्वपूर्ण नाटक। और अगर आप याद रखना चाहेंगे तो चंद्रावली भी इनकी एक मौलिक नाटक है। ठीक है, तो आज हमने कुल 5 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत किया, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू करके हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और उसके बाद CUET PG 21, 22, 23 के सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। आप इस श्रृंखला के साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।